नमस्कार, जय हिंद। भारतीय चिकित्सा अभियान से डॉक्टर नरेंद्र जैन बात करता हूँ। यह एक और विशेष विषय पर आज आपको चर्चा करता हूँ कि एप्लास्टिक एनीमिया क्या होता है और क्यों होता है, और इसका भारतीय चिकित्सा यानी भारतीय चिकित्सा आयुर्वेद या भारतीय चिकित्सा पद्धतियों में इसका क्या इलाज हो सकता है। एप्लास्टिक एनीमिया का नाम 20-30 साल पहले भारत में सुना नहीं जाता था, पर आज कई करोड़ बच्चे भारत में एप्लास्टिक एनीमिया से जूझ रहे हैं। आए दिन इनको ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है और ब्लड ट्रांसफ्यूजन के जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, कभी फंगल इन्फेक्शन, कभी बैक्टीरियल इन्फेक्शन, उनमें होते रहते हैं और उनको इम्यूनिटी बूस्टअप के लिए मेडिसिन दे देंगे और उनको मैनेज करते रहते हैं। पर आखिर एप्लास्टिक एनीमिया क्यों होता है और ये क्या है? एप्लास्टिक एनीमिया का मतलब होता है कि शरीर में रक्त का बनना स्वतः रुक जाना, अचानक रुक जाना। पर अचानक किसी शरीर के किसी दोष के कारण से नहीं, कोई ना कोई दोष बाहर से जाता है। एप्लास्टिक एनीमिया का मतलब होता है खून का बनना रुक जाना आपके शरीर में, और खून जहाँ बनता है यानी कि बोन मैरो, आपकी सभी हड्डियों के अंदर एक लिपिड्स लाइनिंग रहती है, फैट लाइनिंग्स रहती है, इसको आयुर्वेद में मज्जा बोलते हैं और इसको अंग्रेजी में या लैटिन वर्ड में बोन मैरो कहते हैं। जब बोन मैरो किसी कारण से डिप्रेस हो जाती है, उसकी एट्रोफी हो जाती है, तो वहाँ से रक्त का बनना बंद हो जाता है और डॉक्टर कहते हैं कि आपको एप्लास्टिक एनीमिया हो गया। एनीमिया यानी खून की कमी, और एनीमिया के एक प्रकार में एप्लास्टिक एनीमिया यानी खून बनना रुक जाना। अब इसका कोई भी विकल्प बिना ब्लड ट्रांसफ्यूजन के नहीं अभी तक हो पाया, या फिर बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। बहुत महंगा और बहुत दर्दनीय ये बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन है। किसी अन्य के हड्डियों से बोन मैरो लेके और रोगी के हड्डियों में बोन मैरो को स्थापित करना, रिप्लेसमेंट करना, उनको स्थापित करना बड़ा दर्दनाक, बड़ा महंगा काम है। पर भारत में इस प्रकार की बीमारियां लगभग होती नहीं थी, और यदि उनका इलाज भारतीय चिकित्सा पद्धतियों से किया जाता तो लगभग लोग अभी तक ठीक भी हो सकते थे। मैं भारतीय चिकित्सा पद्धति से एप्लास्टिक एनीमिया का ट्रीटमेंट अक्सर सोचता रहता हूँ और इसमें सफल भी हो सकते हैं। यदि बोन मैरो को, पेशेंट के बोन मैरो को यानी जितने हड्डियों के एंड्स हैं, लॉन्ग बोन एंड्स, चाहे वो हाथ के हों, चाहे वो हिप के हों, नी के हों, एंकल के हों, शोल्डर के हों, इन सभी जॉइंट्स को यदि एक्यूपंक्चर की नीडल से स्टिमुलेट किया जाए और भारतीय चिकित्सा सिस्टम के जो इम्यूनिटी बूस्टअप हैं, जो औषधियाँ हैं, जो रक्तवर्धक दवाइयाँ हैं, जो बॉडी को 7 धातुओं को बनाने वाली दवाइयाँ हैं, 7 धात्वाग्नि को प्रदीप्त करने वाली दवाइयाँ हैं। सबसे पहले रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र, और उसके बाद वो जाता है। यदि हम शरीर में देखें कि मज्जा क्षय हो रहा है, तो मज्जा के क्षय रोग में पूर्ण औषधियाँ आयुर्वेद के चिकित्सा ग्रंथों में दी गई हैं। यदि हम सप्त धातु वर्धक औषधियाँ इनमें उपयोग करते हैं, तो मेरा दावा है, मेरा चैलेंज है कि पुनः बोन मैरो काम करना चालू कर सकती हैं और रक्त का उत्पादन भी कर सकती हैं। यदि पेशेंट को लक्षणों के अनुसार हम उनमें रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि के वर्धक यदि औषधियाँ देते हैं तो मज्जा स्वयं बढ़ती है। और एक्यूपंक्चर की नीडल से यदि बोन मैरो को स्टिमुलेट किया जाए
तो निश्चित तौर पर उसकी कार्यशीलता एक्टिविटीज़ और अधिक हो जाती है और आराम से सेल्स बनने लगते हैं। आखिर ये कैसे पता चलता है? जब पेशेंट को, खासकर इस उम्र के बच्चे अधिक रहते हैं, टीनेजर बहुत रहते हैं, या 12 साल से 30-35 साल तक के बच्चों में, व्यक्तियों में अधिकांशतः ये मिलता है कि अचानक उनको थकान होती है, बार बार बुखार आ जाता है, बार बार बीमार होते हैं, शरीर पीला पड़ता जाता है। डॉक्टर कहते हैं, पेशेंट बोलता है कि कुछ भी खाते हैं भूख नहीं लगती है, बुखार लगता है, अनबना रहता है और सोया सोया सा पेशेंट रहता है, अजीब सा लगता रहता है। कभी उसको बुखार की दवाई देते हैं, कभी उसको ताकत की दवाई देते हैं, कभी उसको रेडियोलॉजिकल जांच कराते हैं, कभी पैथोलॉजिकल जांच कराने के बाद पता चलता है कि इसका पूरा रक्त बनना बंद हो गया। भारत में ऐसी बीमारियां कुछ वर्षों पूर्व कम ही होती थी, पर आज बहुतायत में मिलने लगी। क्या आप जानते हैं कि आप जो एंटीबायोटिक ले रहे हैं, टेट्रासाइक्लिन से लेके एमॉक्सिसिलिन और अभी जो सल्फा ग्रुप्स हैं, या नेट्रिलमाइसिन है, स्ट्रेप्टोमाइसिन है, सेफोजिम है, या जितने भी एंटीबायोटिक हैं, आप इनके यदि दुष्प्रभाव देखेंगे तो कहीं आपको थ्रोम्बोसाइटोपिनिया लिखा है, कभी ल्यूकोपिनिया लिखा है, कभी ब्लड हीमोलाइसिस लिखा हुआ है, कभी न्यूट्रोफिल्स का कम होना लिखा है। यानी कहीं ना कहीं खून की मूल संरचना में इन औषधियों से, इन एंटीबायोटिक या जीवाणुनाशक दवाइयों से परिवर्तन आते हैं। इसके अलावा यदि आपको कहीं रेडियोथेरेपी होती है, निश्चित तौर पर बोन मैरो डेथ होती है। यदि कीमोथेरेपी होती है तो अधिकांश कीमोथेरेपी में बोन मैरो डिप्रेशन लिखा हुआ है और बोन मैरो अनएक्टिव हो जाता है। इसी कारण को हम एप्लास्टिक एनीमिया कहते हैं, और उसका एक अल्टरनेट या एक टेम्परेरी ट्रीटमेंट्स आपका ब्लड ट्रांसफ्यूजन है। कुछ दिनों के बाद वो ब्लड यूज हो जाता है, फिर आप ट्रांसफ्यूज करो किसी और से लेके अपने को ब्लड चढ़ाना पड़ता है। पर ब्लड चढ़ाना इतना आसान नहीं है। अभी एक मेरे पास पेशेंट आया था, ब्लड चढ़ाने में उसको फंगल इन्फेक्शन हो गया, और अब जो वो फंगल इन्फेक्शन की एक गोली खाता है, जो भी वो भी अपनी घातक है। कुल मिला के पूरा घर बर्बाद होता है या सरकार का पैसा जाता है। हालांकि प्रधानमंत्री योजना बन गई है, आयुष्मान योजनाएं बन गई हैं, पर सरकार का पैसा हो या व्यक्ति का पैसा तो देश का है, अनावश्यक रूप से चला जाता है। हम ऐसा क्यों ना करें, प्लास्टिक एनीमिया हो ही ना। तो उसके लिए मेरा एक आग्रह है, एक निवेदन है, जो लोग इस वीडियो को सुन रहे हैं कि इस वीडियो को घर घर तक भेजें कि जीवाणुनाशक दवाइयों को सोच समझ के लें। और जीवाणुनाशक दवाइयों का आयुर्वेद में विकल्प है। कई प्रकार के जीवाणुनाशक दवाइयाँ आयुर्वेद में हैं जो एंटीबायोटिक से भी अच्छा काम कर सकती हैं, और पर्टिकुलर ऑर्गन्स के इन्फेक्शन के लिए अलग अलग एंटीबायोटिक्स हैं। जबकि मॉडर्न थ्योरी में ब्रॉड स्पेक्ट्रम के नाम से लगभग सभी इन्फेक्शनों में एक सी भी दवाइयाँ दी जा सकती हैं, या वो एक ही एंटीबायोटिक के मल्टीपर्पज यूज लिखे हुए हैं। मेरा आग्रह है भारत सरकार से भी, स्वास्थ्य मंत्रालय से भी, कि उन दवाइयों पर रोक लगा दी जाए, या उनके उपयोग के पहले और उपयोग के बाद ब्लड टेस्ट करवा लिए जाएं कि बच्चों को या रोगी को एप्लास्टिक एनीमिया तो नहीं हो गया, यदि बोन मैरो डिप्रेशन तो नहीं हुआ। क्योंकि एक पेशेंट एक चीज़ से ठीक होता है पर दूसरी बीमारी में वो फंसता चला जाता है, और फिर एप्लास्टिक एनीमिया से कभी भी ठीक नहीं हो पाता। इसलिए यदि आप किसी भी एंटीबायोटिक को लेते हैं तो इसको नेट में पढ़ें। यदि थ्रोम्बोसाइटोपिनिया लिखा है, उसमें ल्यूकोपिनिया लिखा है, न्यूट्रोमिया लिखा है, ब्लड हीमोलाइसिस लिखा है, ब्लड डिक्रेसिस लिखा है, या और भी रक्तजन्य प्रदुष्टियाँ लिखी हुई हैं, कॉम्प्लिकेशंस ऑफ ब्लड, तो आप कृपया करके डॉक्टर से पूछें और एक स्टैंडर्ड रूम में कुछ ही दिन तक लेने के बाद अपने ब्लड टेस्ट कराएं। अन्यथा भारत में बहुत सारे आयुर्वेद एंटीबायोटिक्स, त्रिवन कीर्ति रस, सर्वज्वर रस, लक्ष्मी विलास रस, त्रिभंग भस्म, जंक भस्म, जस्ता, यचत, बहुत सारे
बहुत सारे एंटीबायोटिक्स उपयोग में लाए जाते हैं जो उससे भी जल्दी काम करते हैं। ऐसा मेरा 30 साल का उपयोग है। तो जो लोग एप्लास्टिक एनीमिया से जूझ रहे हैं उनको मैं एकदम गारंटी तो नहीं दे सकता, क्योंकि बहुत अधिक पेशेंट मेरे पास नहीं आए, पर जो भी पेशेंट ल्यूकोमिया या एप्लास्टिक एनीमिया को आए हैं उनको ये दवाएं, ये एक्यूपंक्चर से बोन मैरो स्टिमुलेशंस, बोन एंड्स स्टिमुलेशन और आयुर्वेद की धातु पौष्टिक दवाइयों से ब्लड बनना अपना प्रारंभ हो सकता है। मैं डॉक्टर नरेंद्र जैन, भारतीय चिकित्सा अभियान से आप सभी से निवेदन करता हूं कि इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। भारतीय चिकित्सा अभियान चैनल को भी सब्सक्राइब करें और देश में प्लास्टिक से दुखी या ग्रसित व्यक्तियों को, बच्चों को बचाने के लिए मुझसे संपर्क करने के लिए एक बार उनको प्रेरित करें। मैं डॉक्टर नरेंद्र जैन, गुरु छाया मेडिकल सेंटर, 120 मारवाड़ी रोड, भोपाल। मेरा दोपहर का समय 1 से 4 और रात को 8 से 10 है। मेरे फ़ोन नंबर है 9329159594। मेरा लैंडलाइन नंबर है 0755266573 या 2736147। जय हिंद, जय भारत।